जी भाई, हमने लास्ट वेरिएंसेस पढ़े थे। जब हमने लास्ट वेरिएंसेस पढ़े थे तो हमने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 14 हमने देख लिया था। हमने इन डिटेल में अपने वेरिएंसेस में मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस, सेल्स के वेरिएंसेस, ये सारे देखे थे। हमने देखा था कि जी मार्केट शेयर और मार्केट साइज के वेरिएंसेस हम आज देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारे वेरिएंसेस थे, सेल्स के थे, लेबर के थे, मटेरियल के थे, फिक्स एक्सपेंसेस के थे, वेरिएबल एक्सपेंसेस के थे। आगे फिर मटेरियल को भी हम जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया करते थे, जिसमें हमने एक बनाया हुआ था कि हम मिक्स वेरिएंस लेते थे और दूसरा हम क्वांटिटी वेरिएंस ले लेते थे। सेल्स को भी हम, सेल्स के जो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस होता है उसको भी हम दो हिस्सों में तोड़ दिया करते थे। एक हमारा प्राइस होता जो वॉल्यूम वेरिएंस है। अच्छा, इसी तरीके से हमने मल्टीपल इस तरह वेरिएंसेस पढ़े हैं। सेल्स में भी हम एक मिक्स होता था तो एक क्वांटिटी हो जाता था। अच्छा, अब हमने जो सारे वेरिएंसेस पढ़े हैं, अब उसके बाद हम वेरिएंसेस की एक नई सिम्थ, एक नई डायरेक्शन देख रहे हैं। वेरिएंसेस तो देखिए किसी भी दो चीजों का जो आपस का गैप है वही होता है ना। तो हमें उन वेरिएंसेस में, तो आज हम जो नई डायरेक्शन देख रहे हैं इस इन वेरिएंसेस की, उस डायरेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि जी जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने एक्चुअल नंबर्स को अपने बजट या अपने स्टैंडर्ड के साथ, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हमारी परफॉर्मेंस का ही इशू हो कि हमारा एक्चुअल बेहतर हुआ हो या हमारा एक्चुअल एडवर्स हुआ हो। जब हमने रीजंस फॉर वेरिएंसेस पढ़े थे तो हमने डिटेल में इस चीज को देखा था कि जी क्या क्या वजूहात हो सकती। उन वजूहात में से एक वजह हमने ये भी पढ़ी थी कि ऐन मुमकिन है कि हमारा बजट ही रियलिस्टिक ना बना हो, या बजट बनने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक हालात ऐसे हो गए हों जिसकी वजह से अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं वो बजट ही ना बनाता। हालात बहुत बेहतर हो गए, हालात बहुत एडवर्स हो गए, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक अनसेट अपॉर्चुनिटी मेरे बजट में एक अनसेट अपॉर्चुनिटी है जो कि बजट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, या मैंने अपने टारगेट्स को एक्स्ट्रा अनरियलिस्टिकली स्ट्रेच कर दिया है अगर मेरे हालात खराब हो गए, मेरे मैक्रो इकोनॉमिक। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक हालात के अलावा मेरी प्रोडक्ट के हालात के हवाले से भी बात हो सकती है। प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो गई है जी, फॉर एनी रीजन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। मुझे याद है पिछले साल हमारे शहर में इतनी सर्दी नहीं पड़ी थी, लेकिन उससे पिछले साल बहुत पड़ी थी। तो अब जिन्होंने एस्टिमेट्स किए होंगे कि सर्दी के कपड़े वगैरह हमने देने हैं, सेल करने हैं, तो उनके एस्टिमेट्स उस तरह मुतासिर हुए। अब एक अपॉर्चुनिटी उनको उससे पिछले साल मिल गई, पिछले साल एडवर्स वेरिएंस आया होगा उन लोगों का अगर उन्होंने अपने नंबर्स को रिवाइज नहीं किया होगा। तो हमारे पास डे इन डे आउट इस किस्म की एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल को बजट से कंपेयर कर रहे होंगे तो मुझे चाहिए कि मैं उस नंबर को कंपेयर करूं ना जो कि रियलिस्टिक बजट के ऊपर है। तभी मैं अपने स्टाफ को, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क को अकाउंटेबल ठहरा सकता हूं। इसीलिए मैं अपने इस वेरिएंस को, जो मेरा एक्चुअल वर्सेस बजट का वेरिएंस होता है, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, मैं उसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक है प्लानिंग, एक है ऑपरेशनल। तो प्लानिंग वेरिएंस बड़ा आसान है जी। मैंने एक बजट पहले किया था, अब मैंने उस बजट को रिवाइज कर दी है, तो ये जो दो बजट का आपस का गैप है ये तो प्लानिंग वेरिएंस है ना। जो मैंने बजट की एजम्पशंस अपने मुल्क के, अपनी प्रोडक्ट के, अपने मैक्रो इकोनॉमिक अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो मैंने चेंज किए हैं अपने बजट को, तो वो तो मेरे एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वो तो प्लानिंग वेरिएंस है। और एक दूसरा ये कि इस रिवाइज्ड नंबर को मैं अपने एक्चुअल के साथ कंपेयर करके अपनी एफिशिएंसी को चेक करूंगा। तो यहां पर हम भी यही कर रहे हैं कि हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक एक प्लानिंग वेरिएंस और एक ऑपरेशनल वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस को हम मार्केट साइज वेरिएंस भी कह देते हैं, ऑपरेशनल को मार्केट शेयर वेरिएंस भी कह देते हैं जब हम सेल्स की बात कर रहे होते हैं। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। इतने सारे फॉर्मूले हो गए हैं कि अब याद करने में थोड़ी मुश्किल तो होती होगी, तो बेहतर है जो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी याद किए हैं उसमें थोड़ी लॉजिक का मसाला ऐड कर दें ताकि एग्जामिनेशन के दौरान हमें फॉर्मूला ना भूले। तो जी, हम जब बात कर रहे थे तो हम क्या कहते थे जी, एक्चुअल वर्सेस बजट को कंपेयर किया जाता है। जब एक्चुअल वर्सेस बजट को कंपेयर किया जाता है तो एक्चुअल वर्सेस बजट में बजट को ही मैंने दो हिस्सों में तोड़ा ना, ओरिजिनल बजट, रिवाइज्ड बजट। ये सारा काम मैं वॉल्यूम के साथ कर रहा हूँ, प्राइस के साथ नहीं कर रहा। एक तो ये चीज।
जब मैं अपने टोटल वेरिएंस को तोड़ता था तो मैं क्या करता था, सेल्स में भी सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अगर मैं सेल्स की एग्जांपल लेके चलूं, जो कि मेरे पास अगली एग्जांपल में आएगी भी, तो हम इन वेरिएंसेस को अब हम वॉल्यूम वेरिएंस की बात कर रहे थे, तो जब वॉल्यूम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जी वॉल्यूम वेरिएंस में हम क्या करते थे, हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता था। हम कहते थे जी मेरी एक्चुअल जो मेरी क्वांटिटी थी, जो मेरी बजटेड क्वांटिटी थी, इन दोनों को मैं स्टैंडर्ड मार्जिन से, अगर मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग है और मेरे प्रॉफिट से, प्रॉफिट पर यूनिट से, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करता था और आपस में इनका गैप निकाल लेता था। यानी कि मैं एक्चुअली ये कहूँ कि मैं एक्चुअल वर्सेस बजट का गैप निकाल के उसको स्टैंडर्ड मार्जिन या प्रॉफिट पर यूनिट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मैं मल्टीप्लाई करता था। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में, शुरू में, ये देखिए मैंने वो स्क्रीन दोबारा खोल दी है, हमने ये पढ़ा भी था। अब जब ये हमने ये हम इसी फॉर्मूले को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं ना, ये देखें ये बजट को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं ना, तो यानी हम एक में इसी एक्चुअल को रिवाइज बजट से कंपेयर कर लेंगे और कहेंगे जी इसमें तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होगी, और दूसरे में हम रिवाइज बजट को इस ओरिजिनल बजट से कंपेयर कर लेंगे। तो ऑब्वियसली इनका आपस का गैप तो वही बनेगा जो मेरा वॉल्यूम वेरिएंस था। जो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों रेशियोज को अगर मैं ऐड कर दूं, ये पहला रेशियो, अगर मैं इस रेशियो को ऐड कर दूं इस ये सेकंड रेशियो से, तो मेरे पास वही बन जाएगा जो मैंने वॉल्यूम वेरिएंस का बनाया है फॉर्मूला। बस बीच में हमने बजट को दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखने में सहूलत होगी। अब जब मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया तो उसको मजीद याद रखने के लिए हम जब एक्चुअल बजट को रिवाइज बजट से, एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज्ड बजट से कंपेयर करते हैं, तो उसको मेरा ऑपरेशनल वेरिएंस कहा जाएगा, मार्केट शेयर वेरिएंस कहा जाएगा। अब क्यों कहा जाएगा जी ऑपरेशनल वेरिएंस? क्योंकि ये मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी का नतीजा है ना, कि मैंने एक्चुअल क्वांटिटी कम या ज्यादा बेची है। लेकिन जहां रिवाइज बजट को ओरिजिनल बजट से कंपेयर किया जाएगा, तो वहां पर मैं इसको प्लानिंग वेरिएंस कहूंगा, क्योंकि ये मेरा प्लानिंग का गैप है। मैं अपने वर्किंग स्टाफ को कभी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता इस गैप के लिए, उसका तो काम नहीं था बजट बनाना। इन्हीं फॉर्म, और इसको मार्केट साइज वेरिएंस भी कह देते हैं प्लानिंग वेरिएंस को, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं बजट बना रहा होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ ना कि मेरी ओवरऑल मार्केट में क्या कैपेसिटी है, उसके हिसाब से मैं अपने आप को कितना ग्रो कर सकता हूँ। अगर मार्केट ही मेरी स्टैग्नेंट है, आपसे बात करते हुए जैसे मुझे ख्याल आया कि हमारे यहाँ जो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जैसे टेलीनॉर है, यूफोन है, वारिद है, जैज है, तो ये अब एक स्टैग्नेंट मार्केट की तरफ आ गई है। इनका इनकी पॉपुलेशन साइज उस तरह नहीं बढ़ रही ना। अब इस ये अगर अपना बजट बनाएंगी तो ये स्टैग्नेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कहेंगे कि जी हमें एक दूसरे से मार्केट शेयर एक, लेना है। यानी कि अगर आज मैं 10% पे खड़ा हूं तो मैं 12% पे चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि लेट सपोज अगर मैं वारे दूं तो मैं यूफोन और जैस का थोड़ा शेयर गेन करूं। मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज होंगी, उसके वो लोग भी काउंटर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। मेरे पास इतना रूम नहीं होगा। लेकिन यही अगर मैं आपको बोलूं कि आज मेरे पास किसी वजह से मार्केट साइज ही बढ़ गया, तो मैं एक नए तो ऑब्वियसली मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसको मैं कैटर कर सकता हूँ। तो अब मैं कहूंगा कि नहीं, मैं 12% की जगह 15% ग्रो कर रहा हूँ। इसलिए प्लानिंग वेरिएंस को मार्केट साइज वेरिएंस भी, मार्केट शेयर वेरिएंस भी कहा जाता है, और ऑपरेशन वेरिएंस, मार्केट साइज वेरिएंस भी कहा जाता है, और ऑपरेशन वेरिएंस को मार्केट शेयर वेरिएंस भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ हमने हेडिंग भी दी हुई है। तो हमने ये दोनों, हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया और हमने ये इनके नाम भी देख लिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 15। ये 14 हम कर चुके थे, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 15 पे आ जाते हैं। सवाल करेंगे और हमारा हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा। आई विल ट्राई टू स्किम इट फास्ट so that you may start to practice. Test your understanding 15. Hudson has a sales budget of 400,000 units for the coming year based on 20% of the total market. On each unit, Hudson makes a profit of 3. Actual sales for the year were 450,000, but industry reports showed that the total market volume has been 2.2 million. Find the traditional sales volume or split this into planning and operational variances, that is the market size and market share
कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स। आ जाए जी, सबसे पहले वो कहते हैं जी ट्रेडिशनल सेल्स वॉल्यूम निकाल लें। सेल्स वॉल्यूम तो जी मेरे पास बड़ा आसान है, फॉर्मूला अभी अभी हमने दोबारा भी देखा है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन या स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। यहाँ प्रॉफिट पर यूनिट है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे होंगे ना, इन्होंने हमें दे दिया है 1 यूनिट ऑफ हडसन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 3। तो बड़ा आसान था जी, वही एक्चुअल माइनस बजट को हमने स्टैंडर्ड मार्जिन से स्टैंडर्ड प्रॉफिट से यहाँ पे हम ले लें, हम कंपेयर करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास जो एक्चुअल है वो है 450, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बजट था मेरा 400 का। तो मैंने यहाँ पे इन नंबर्स को प्लग इन करके जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दोबारा इंसर्ट कर लेता हूँ 450,000 एक्चुअल सेल्स है, 3 रुपए के हिसाब से ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरी ओवरऑल सेल्स आ गई 1.35 मिलियन। 400 का मेरा बजट था, 3 रुपए के हिसाब से मेरा सेल्स आ गई 1.2, 150 का मेरा फेवरेबल वेरिएंस आ गया, वॉल्यूम फेवरेबल ट्रेडिशनल वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि स्प्लिट दिस इनटू प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। अगेन पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशनल वेरिएंस की। ऑपरेशनल वेरिएंस की हम बात करते हैं तो वो किस में कंपेरिजन करता था, वो एक्चुअल सेल्स को कंपेयर करता था रिवाइज बजट से। तो 450,000 मेरी एक्चुअल सेल्स है, और उसको रिवाइज बजट से कंपेयर करना है, तो वहां इन्होंने मुझे बताया हुआ है कि जी मेरे पास 2.2 मिलियन की मेरी मेरी टोटल मार्केट है ना, और उसका 20% मेरा होगा। तो देखें अगर मैं करूँ तो 2200 2.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20%, 440,000 आ गया। मैंने अगेन उसको स्टैंडर्ड मार्जिन से मल्टीप्लाई करके 30,000 का फेवरेबल वेरिएंस निकाल ली। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली मुझे इतना पता है कि अगर मैं प्लानिंग वेरिएंस ना भी निकालूं तो मुझे इतना पता है टोटल वेरिएंस अगर मेरा 150 है और ऑपरेशन मेरा 30 आ रहा है, तो वो मेरा 120 आएगा। ऑब्वियसली 150 माइनस 30 इक्वल टू 120 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम निकालना भी सीख लें। प्लानिंग वेरिएंस के लिए हमने अभी फॉर्मूला दोबारा पढ़ा था कि जी रिवाइज बजट को ओरिजिनल बजट से कंपेयर कर लें। तो देखिए जी, रिवाइज बजट तो 440 हम ऊपर निकाल चुके हैं, ओरिजिनल बजट हमें इन्होंने वैसे ही यहाँ पे 400,000 क्वेश्चन में दे दिया था, 3 रुपए की इन्होंने मुझे मार्जिन दिया हुआ है। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 120,000 का आपके पास फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं एज अ डिफरेंस। इससे हमारा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 15 कवर हो जाता है। खैर इन्होंने साथ ही हमें टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 16 भी दिया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। A company sets its sales budget based on average price of 14 per unit and sales volume of 250,000 units. Competition was more intense than expected, and the company also achieved sales of 220,000 and had to sell at a discounted price of 12.5. The company was unable to reduce costs, so profit per unit fell from 4 per unit to 2.5 per unit. It has estimated that the total market volume grew by 10% from 1 मिलियन यूनिट्स टू 1.1 मिलियन यूनिट्स। अगेन इन्होंने क्या है कि जी सेल्स प्राइस भी निकाल लें, सेल्स वॉल्यूम भी निकाल लें। सेल्स प्राइस तो इन्होंने देखें जी, जैसे फॉर्मूला हमने पहले सीखा था कि हम एक्चुअल वर्सेस बजटेड प्रॉफिट प्राइसेस को एक्चुअल वर्सेस बजट प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर देते थे हम एक्चुअल क्वांटिटी से। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, अभी कर लेते हैं। फिर इन्होंने कहा जी वॉल्यूम वेरिएंस को भी दो हिस्सों में तोड़ते हैं, मार्केट शेयर और मार्केट साइज में। उसके बाद वो कहते हैं कि डिस्कस वेदर द प्राइस वेरिएंस इज अ प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। इसको इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। तो देखें जी, ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। प्राइस वेरिएंस अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से, तो हमारी एक्चुअल भी प्राइस और स्टैंडर्ड की प्राइस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जी मेरी जो प्राइस है वो एक्चुअल की आ रही है 12.5 और बजट की आ रही है 14। तो मैंने उसी को, जो मेरी एक्चुअल की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सेल की है, जो इन्होंने मुझे क्वेश्चन में ही दी हुई है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 220,000 इंटू 13, 220,000 इंटू 14, गैप निकाला, 330,000 का एडवर्स वेरिएंस आया। अगेन अब अगर हम कंफ्यूज होंगे जी एडवर्स है या फेवरेबल है, तो हमने जो पहले दिन फॉर्मूला सीखा है कि रेवेन्यू के केस में अगर मैं एक्चुअल माइनस बजट करूंगा तो मेरा पॉजिटिव जवाब आएगा, तो वो फेवरेबल हो। बस मैंने आज भी ये इस कानून को याद रखा हुआ है, तो देखिए मेरा नेगेटिव जवाब आ रहा है तो मुझे एडवर्स करना पड़ रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए जी ट्रेडिशनल सेल्स वॉल्यूम। ये भी मैंने निकाल लिया, ऑल दो अच्छा इन्होंने कहा भी है निकाल के देने के लिए। तो अगेन ट्रेडिशनल सेल्स वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी को बजटेड सेल्स क्वांटिटी से माइनस करके जो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पर प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्जिन होता अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे होते।
तो हमारे पास 120,000 का वेरिएंस आ रहा है। अगेन एक्चुअल माइनस बजट किया, एडवर्स वेरिएंस आएगा अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर होगा। फॉर्मूला हमारा वही है बिल्कुल। हमने यही किया, 220,000 इंटू 4, 250,000 इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है बजटेड क्वांटिटी, इसको भी 4 से किया, मेरा गैप आ गया 120,000 का एडवर्स वेरिएंस। अब इस सेल्स वॉल्यूम के वेरिएंस को उन्होंने कहा कि जी आप मार्केट शेयर और मार्केट साइज में भी तोड़ दें। अगेन जब हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो हम ऑपरेशनल की बात कर रहे होते हैं, जब मार्केट साइज की बात करते हैं तो प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं। तो पहले हम ऑपरेशनल वेरिएंस यानी कि मार्केट शेयर की बात कर लें, तो हमने इसमें क्या सीखा था कि एक्चुअल वर्सेस रिवाइज बजट, जिसमें हम अपने स्टाफ को अकाउंटेबल भी कर सकते हैं, उसके अप्रेजल में भी इस्तेमाल होगा। तो एक्चुअल सेल्स हम ऊपर ले चुके हैं। रिवाइज के लिए उन्होंने कहा है कि जी आपके पास यूनिट्स टोटल 1 मिलियन से 1.1 हो गए, यानी कि मेरे यूनिट्स 10% बढ़ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, 250,000 को भी 10% से बढ़ा लेता हूँ, 275 आ गया। ऑल्टरनेटिव तरीका भी है आपके पास कि 250,000 मैं मेरा है मार्केट में नंबर ऑफ से यूनिट सेल का टारगेट, जबकि टोटल मार्केट शेयर है 1 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.1 कर दें तो प्रोपोर्शनेटली मेरा टारगेट 275 आ जाएगा। तो किस भी तरीके से करें जवाब एक ही आएगा। स्टैंडर्ड मार्जिन हम ऊपर देख चुके हैं, जब हम यहाँ वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो एडवर्स आता है एक्चुअल। अच्छा जी, अभी मेरा एक्चुअल आ गया एडवर्स वेरिएंस, तो मार्केट साइज वेरिएंस, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि 100,000 का फेवरेबली आएगा। देखें 120 है मेरा टोटल एडवर्स, माइनस कर दें इसमें से मार्केट शेयर तो फेवरेबली आएगा। लेकिन स्टिल बाय फार्मूला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब है हम रिवाइज बजट को एक्चुअल बजट से कंपेयर करेंगे। तो रिवाइज बजट हम अभी ऊपर 275,000 यूनिट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, 250,000 हमारा ओरिजिनल बजट है। हमने अगेन स्टैंडर्ड मार्जिन जो कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट है मेरा, उसको यूज किया, तो मेरे पास 100,000 का फेवरेबल वेरिएंस आ गया। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल माइनस बजट करेंगे और जब आप पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल है फॉर रेवेन्यू, और एक्चुअल माइनस बजट करेंगे और बजट और एक्सपेंस में बजट माइनस एक्चुअल करेंगे और जब आप पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल। बस ये मेथोडोलॉजी है जिससे हम अपना सारा एडवर्स एंड फेवरेबल वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी डिस्कस वेदर द प्राइस वेरिएंस इज प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। तो देखें जी, जब प्राइस वेरिएंस की बात आती है तो बिल अमूम जो प्राइस है वो हम डिटरमिन करते हैं अपनी मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए, और ये हमारा डिसीजन होता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि हमने मार्केट में अपने अपने आप को सेट करना है, अपने पैर जमाने हैं, या हमने मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करनी है। तो इस तमाम सिनेरियो में मेरे पास प्राइस वेरिएंस प्लानिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। प्लानिंग में कब इस्तेमाल होगा? लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट की प्राइस ही फिक्स है। मुझे मेरी प्रोडक्ट इस नेचर की है कि लेट्स सपोज के इसके प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट डिक्टेट करती है, मैं खुद डिक्टेट नहीं करता। तो मेरे पास तो रूम ही नहीं है, जो भी वेरिएंस आएगा वो मेरा प्लानिंग का वेरिएंस हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशनल, मेरे पास इसी सवाल को ले लें, मेरी डिमांड जो है टोटल मार्केट शेयर मेरा बढ़ गया, टोटल मार्केट वॉल्यूम बढ़ गया। जब मार्केट वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि मार्केट में इतने खरीद बेच का रेशियो बढ़ रहा है, और उस पर मैं अपनी प्राइस को कट कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो इसका मतलब है ना कि आई वाज लैकिंग इन सम एरिया, जिसकी वजह से मैं अपने शेयर को उस तरह नहीं बढ़ा पा रहा और मुझे अपनी प्राइस को कट करना पड़ गया। तो अगर मुझे अपनी प्राइस को कट करना पड़ा तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है ना कि मैं अपनी प्राइस को कट करूंगा तो मैं अपनी सेल्स को मेंटेन कर लूंगा, अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर लूंगा। दूसरी तरफ अगर मैं अपनी प्राइस को कट करूंगा तो मुझे अपने मार्केटिंग एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, तो वो भी मेरा एक ऑपरेशनल डिसीजन हो गया। या ऑल्टरनेटिवली मैं अपने प्राइस को ज्यादा कम नहीं करूंगा, मैं मार्केटिंग एक्सपेंस को ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि 100% इन्फॉर्म तो कंज्यूमर नहीं होता। अक्सर औकात ये भी एक समझा जाता है कि जी जो महंगी चीज है वो ज्यादा अच्छी है। अब ये मेरे पास प्राइस वेरिएंस बोथ प्लानिंग भी हो सकता है और ऑपरेशनल भी हो सकता है। ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये उसकी वजूहात पे डिपेंड करता है कि जी क्या वजूहात है, प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से। तो ये था हमारा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 16। अब हम देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 17। अच्छा, जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 17 है उसमें इन्होंने जरा मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल एमसीक्यूज दिए हैं, लेकिन अच्छा है हमारा कंसेप्ट इससे बेहतर क्लियर हो जाएगा। मेथोडोलॉजी हमारी वही है जो हमारी इससे पहले थी। देखिए जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 17 कहते हैं द अल्फा कंपनी ऑपरेट्स एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड सेल्स थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। ईच प्रोडक्ट लाइन इज मैनेज्ड बाय डिविजनल मैनेजर, मैनेजर ए, मैनेजर बी एंड मैनेजर सी। तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग मैनेजर रखे हुए, हु इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइन ऑफ प्रोडक्ट सेल्स बजट
information on the three products is provided as follows. इन्होंने बता दिया जी प्रोडक्ट ए बी सी की क्या सेल्स यूनिट हमने बजट की है, पर यूनिट प्रॉफिट कितना आएगा, तो बजटेड प्रॉफिट कितना हो गया. एक्चुअल सेल्स आर अचीव्ड एट द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एज फॉलोज. अच्छा जी, एक्चुअल सेल्स भी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पे हुई है, इसका मतलब मेरा प्राइस वेरिएंस तो जीरो ही हो गया ना. सिर्फ मैं वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ देख सकता हूँ, प्राइस वेरिएंस तो मेरा जीरो ही आएगा क्योंकि मेरी प्राइस में कोई तब्दीली नहीं है. 8 6 4 8 6 4, तो मेरा ओवरऑल प्राइस वेरिएंस तो जीरो ही आएगा. अच्छा जी, इन्होंने एक्चुअल का भी मुझे पूरा डाटा दे दिया कि नंबर ऑफ से यूनिट्स कितने बिके हैं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट तो सेम ही होगा, और बजटेड प्रॉफिट मेरा क्या है. अब इनके सवालात शुरू होते हैं जी. व्हाट इज द सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम एक सेल्स मिक्स वेरिएंस होता था, एक सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस होता था. तो सेल्स मिक्स वेरिएंस में हम क्या करते थे, सेल्स मिक्स में हम एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स को एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स में कंपेयर कर लेते थे. ये हमारा सेल्स मिक्स वेरिएंस कहलाता था. लेकिन यहाँ इन्होंने हमें सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस मांगा है, तो हम करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स एंड बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स. तो दोनों स्टैंडर्ड में एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से क्या बनती है, बजटेड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से क्या बनती है. इसका जो गैप होगा, जो क्वांटिटी का मेरा एक्चुअली गैप है, वो मुझे बताएगा कि जी मेरे पास टोटल सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस है क्या. करके देख लेते हैं जी. एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स बड़ा आसान था जी. हमें इतना पता है कि टोटल मेरे जो यूनिट्स बिके हैं वो ये 1000 और 2200 यूनिट्स बिके हैं. तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स में 2200 2200 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मिक्स है. तो स्टैंडर्ड मेरे पास ये रहा जी 400 इंटू 2000, क्योंकि टोटल इसका 2000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 2000. मैंने यहाँ टोटल पहले लिख भी दिए थे कि टोटल क्वांटिटी इन बजट 2000 है, टोटल क्वांटिटी इन एक्चुअल 2200 है. अभी हम तीनों को अगर करें तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी एक्चुअल की 2200 मल्टीप्लाई बाय अगेन 600 अपॉन 2000. और फिर तीसरे में हम कहते हैं जी 2200 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 2000. अच्छा, इसको हमने माइनस किया बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, जो हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. जितना डिफरेंस आया उसको हमने अपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया और मैंने गैप निकाल लिया. गैप अगेंस्ट वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है, तो फेवरेबल वेरिएंस आ गया मेरा 1080. तो व्हाट इज द सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस 1080 फेवरेबल वेरिएंस. मुझे इसका जवाब मिल गया. आ जाए जी, इनका सेकंड क्वेश्चन भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्केट साइज वेरिएंस आर ट्रू. अच्छा, आर ट्रू दो मरतबा आ गया, लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं इनमें से कौन कौन से जुमले ठीक हैं, स्टेटमेंट्स ठीक हैं. जी, पहला जुमला क्या है, अ फॉल और इंक्रीज इन मार्केट साइज is uncontrollable by management and therefore results in a planning variance. मार्केट साइज तो बाकी ओवरऑल जो है वो हम्म, हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना. तो हम, ये बात सही है, तो इसको प्लानिंग वेरिएंस में ही डालेंगे. ये तो हमारे फॉर्मूले का भी हिस्सा था, ये जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है. तो देखिए हम प्लानिंग वेरिएंस हमें का तो हमने नाम भी यहाँ पे मार्केट साइज वेरिएंस ही दिया हुआ है. ये हमने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 15 में भी यही पढ़ा था, और जो फॉर्मूले देखे थे उसमें भी हमने यही देखा था. तो ये पहला जुमला तो बिल्कुल ठीक है. पहला वाला पॉइंट तो हमारा ठीक हो गया, सही कह रहे हैं बिल्कुल. द सेल्स वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस रिवील्स द एक्सटेंट ऑफ व्हिच द ओरिजिनल स्टैंडर्ड एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज वाज एट फॉल्ट. सही है, ये बात भी सही है कि जो प्लानिंग वेरिएंस मेरा बताता ही यही है कि जी मैंने अपने बजट में किस चीज को फैक्टर इन नहीं किया था. तो मेरे प्लानिंग का एरर था, नहीं कि मैं फैक्टर इन नहीं कर पाया, तो मैं मार्केट कंडीशंस को सही तरह रीड नहीं कर पाया. तो पहला और दूसरा जुमला तो बिल्कुल ठीक है. तीसरा देख लेते हैं. मैनेजर शुड बी प्राइस ऑन बोथ द ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंसेस. अब मैं मैनेजर्स को, जिसने उस प्रोडक्ट को मैनेज करना है, जिसको मैं ही प्लान बना के दे रहा हूँ, मैं उस प्लान की खामियों का उसको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ. अगर मैंने मार्केट शेयर ज्यादा रख लिया था और वो नहीं रखना चाहिए था, ड्रॉप हो गया, और उसकी वजह से कोई एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, तो उसका मैनेजर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा. वो तो जिम्मेदार नहीं है. हाँ, मेरे प्लानिंग डिपार्टमेंट जिम्मेदार हो सकती है. इसलिए तीसरा वाला पॉइंट तो गलत है. तो मेरा पहला और दूसरा पॉइंट ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 पॉइंट ए में वो कह रहा है, तो मेरा इसका जवाब होगा ए. मेरी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 3 गलत है. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेल्स मिक्स वेरिएंस इन द अल्फा कंपनी आर ट्रू. अच्छा, अल्फा कंपनी की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. अल्फा कंपनी का सेल्स मिक्स वेरिएंस हमने निकाला ही नहीं है अभी तक. हमने तो क्वांटिटी वेरिएंस निकाला था. तो हम सेल्स मिक्स वेरिएंस भी आगे निकाल लेते हैं. सेल्स मिक्स वेरिएंस क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स इनटू, और इसको कंपेयर करते थे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स.
ये आपने एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था जब हम क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे थे। हमने इसको दोबारा यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स भी इंसर्ट कर दिया। ये जो हमें इन्होंने सवाल में यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 300, 700 और 1200। इसको आपस में हमने कंपेयर किया, वेरिएंस निकाला और अगेन स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से कंपेयर मल्टीप्लाई कर ली। तो मेरे पास ओवरऑल वेरिएंस आ गया 480। अब यहाँ पर मेरे पास जो सवाल है इनका वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मिक्स वेरिएंस इन द अल्फा कंपनी आर ट्रू। अच्छा जी, सेल मिक्स का कौन सा जुमला सही है? द ओवरऑल मिक्स वेरिएंस इज एडवर्स, जी एडवर्स ही आया 480, बिकॉज मोर प्रोडक्ट with a higher profit per unit are sold in place of products with lower profit per unit। ये जुमला बजाहिर ही गलत है, चाहे मैंने कैलकुलेशन ना की होती तो भी। इसकी वजह यह है कि भाई मेरा अगर मिक्स वेरिएंस एडवर्स आ रहा है तो इसका मतलब है ना मैंने उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा तवज्जो दे दी है जो मुझे कम कमा के दे रहे हैं, तभी एडवर्स आया ना। जो मुझे ज्यादा कमा के दे रहे हैं अगर मैं उस पर तवज्जो दूंगा, वो ज्यादा बेचूंगा, तो मेरा तो वेरिएंस अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देख लें, सबसे ज्यादा मुझे प्रोडक्ट ए जो है ये $8 कमा के दे रहा है। अभी जो $8 मुझे कमा के दे रहा है, इसको मैंने कम बेचा है। इसको मैंने रिवाइज बजट था मेरा क्या कहते हैं आपका, अल्लाह भला करे, मेरे पास था एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मिक्स 440, मैंने बेचा 300, तो 140 का गैप आ गया ना नेगेटिव मेरा। मैंने तो ये कम बेचा है। ये कह रहे हैं जी हायर प्रॉफिट वाला आपने मोर प्रोडक्ट वाला ज्यादा बेचा है, तो मैंने ज्यादा तो बेचा ही नहीं है, तो पहला वाला जुमला तो गलत हो गया। द एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी which have a lower profit per unit is more than the budgeted proportion, whereas the actual proportion of product A which yields a higher profit per unit is lower than budget। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि जी जिन पे मैं कम कमा रहा था उनको मैंने ज्यादा बेचा है एज कंपेयर टू जो मैंने जिसमें मैं ज्यादा कमा रहा था। ए में ज्यादा कमा रहा था वो मैंने कम बेचा है, वर्सेस बी एंड सी जो जो मैंने जिसमें मैं कम कमा रहा हूँ वो मैंने ज्यादा बेचा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये पहले वाले का एक तरीके से वाइस वर्सा है और ये पॉइंट सही है। पहला वाला गलत है तो दूसरा वाला पॉइंट ठीक हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रोवाइडिंग अ मैनेजर विद अ सेल्स मिक्स वेरिएंस व्हेन दे कैन ओनली कंट्रोल वन प्रोडक्ट इज मीनिंगलेस। ये जुमला लॉजिकल है कि ठीक है, अगर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के अलग अलग मैनेजर हैं और एक का नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है, दो के पॉजिटिव वेरिएंस आ रहे हैं, तो जिनके पॉजिटिव वेरिएंस आ रहे हैं मैं उनको अकाउंटेबल ठहरा दूं किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो उनके उनके कंट्रोल में ही नहीं था, तो वो मुझसे क्या कहेगा, सर ये तो मेरा काम ही नहीं था, मुझे क्यों आप बोलने आ रहे हैं? अगर आपने बोलना है तो किसी उस बंदे को जाके बोले जो उसका जिम्मेदार है। तो इसलिए ये तीसरा वाला जुमला सही है कि प्रोवाइडिंग अ मैनेजर विद सेल्स मिक्स वेरिएंस व्हेन दे कैन ओनली कंट्रोल वन प्रोडक्ट इज मीनिंगलेस। कि मैं अगर एक बंदा मेरा एक प्रोडक्ट का जिम्मेदार है और मैं उसको सारी प्रोडक्ट का अकाउंटेबल करा दूं, तो ये बात गलत है। ये जो जुमला है कि ये बात गलत है, ये जुमला बिल्कुल ठीक है और इस जुमले में उन्होंने यही कहा है। तो इसका मतलब है यहाँ भी मेरा नंबर 2 और नंबर 3 बिल्कुल सही है। नंबर 2 और नंबर 3 मेरे आ रहे हैं ऑप्शन बी में। मेरा इसका मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। अच्छा जी, आ जाए आप सवाल नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। अ रिसेशन इन 2004 to 20x4 meant that the market for all the company's products declined by 10%. What is the market size variance, planning variance for the product B in 20x4? अगेन प्लानिंग वेरिएंस की बात कर रहे हैं। प्लानिंग वेरिएंस हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया था कि प्लानिंग वेरिएंस में हम रिवाइज बजट और एक्चुअल बजट को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। और ये यहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी आप बता दें कि प्लानिंग वेरिएंस में मेरा प्लानिंग वेरिएंस प्रोडक्ट बी का क्या आ रहा है। अब मैं रिवाइज और एक्चुअल को आपस में कंपेयर कर रहा होता हूँ। अब जब मुझे क्या, मेरे पास फिर ओरिजिनल बजट तो मैंने ऑलरेडी प्लग इन किया हुआ है। रिवाइज बजट मुझे अगर मैं प्लग इन कर दूं तो मैं बड़े आराम से प्लानिंग वेरिएंस निकाल सकता हूँ। तो देखिए रिवाइज बजट के लिए भी इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी की दे दी है। इन्होंने कहा जी फॉर ऑल द कंपनी प्रोडक्ट डिक्लाइन बाय 10%। कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ही 10% से कम हो गई है, तो मैं अपनी ओरिजिनल बजट को भी 10% से कम कर दूंगा। तो यहाँ पे 400 था तो 360 आ गया। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.9 करें, 90% ले लें, 360 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 600 था, 640 आ गया। यहाँ 1000 था, यहाँ पे हमारा 900 आ गया। ये मेरा रिवाइज बजट हुआ। जब मैंने ओरिजिनल बजट को रिवाइज बजट से कंपेयर किया तो मेरा 200 का गैप आ गया, प्रोडक्ट लेवल पे भी आ गया। इसको मैंने स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ओवरऑल वेरिएंस आ गया 1080 का एडवर्स।
ये लेकिन मुझसे सिर्फ प्रोडक्ट बी का पूछ रहे हैं, जो कि है 360। मेरा ये 360 जो आया, ये अगेन नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि मैंने रिवाइज बजट को ओरिजिनल बजट से माइनस किया है। रिवाइज बजट में कुछ एलिमेंट ऑफ एक्चुअल आ जाता है। अगेन हमारा तरीकेकार क्या था कि एक्चुअल माइनस बजट करते हैं, रेवेन्यू के केस में जवाब पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल। ये भी बजट है, वो भी बजट है, एक्चुअल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन रिवाइज बजट में मैंने कुछ एक्चुअल के हालात जो मेरे सामने आए उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए किया है ना। तो इसलिए रिवाइज बजट माइनस एक्चुअल बजट का, रिवाइज बजट माइनस ओरिजिनल बजट करता हूँ। नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता तो फेवरेबल था, नेगेटिव आया तो एडवर्स है। 360 मेरा एडवर्स वेरिएंस हो गया, यानी कि ये मेरा पॉइंट नंबर सी जो है, ये मेरा सही जवाब है इसका। इसी का ये लास्ट का पार्ट भी है। रिसेशन इन 20x4 मींस दैट द मार्केट फॉर ऑल द कंपनीज प्रोडक्ट डिक्लाइन बाय 10%। ये तो वही बात होगी जो उन्होंने पिछले की थी। व्हाट इज द मार्केट शेयर वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस फॉर प्रोडक्ट बी इन 20x4? अगेन, अब जब मार्केट शेयर की बात होती है तो एक्चुअल माइनस रिवाइज बजट होता है। यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल भी है, यहाँ पे मेरे पास रिवाइज बजट भी है। देखिए इन्होंने मुझे एक्चुअल भी दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स, और मेरे पास यहाँ रिवाइज बजट भी आ गया। तो अगर इनको आपस में कंपेयर कर दूं, ये मैंने एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल मिक्स को रिवाइज बजट से कंपेयर किया, और जितना भी डिफरेंस आया नेगेटिव है तो अगेन अनफेवरेबल है रेवेन्यू के केस में, और हमने इसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ओवरऑल वेरिएंस फेवरेबल आ गया 1680। लेकिन इन्होंने अगेन प्रोडक्ट बी का पूछा है सर, प्रोडक्ट बी का पूछा है, तो वो आ रहा है 960 फेवरेबल, जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर डी में गिवन है। तो हमारा इसका मतलब है सही जवाब इसका पॉइंट नंबर डी है। अब मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो आगे इसके क्वेश्चंस हैं मटेरियल वेरिएंस के हवाले से, कि प्लानिंग और ऑपरेशनल में क्या होते हैं, या लेबर के और किस्म के अगर सवाल हो तो मैं उनको एड्रेस करूँ।